आने वाले 5 सालों में 10 सालों में बिहार बहुत आगे जाने वाला है। बिहार को ना लोग थोड़ा सा वैसे सोचते कि अरे वहाँ पे दबंगाई ज्यादा है, पता नहीं वहाँ इन्वेस्ट करे नहीं करे। बिहार ऐसा कुछ नहीं है। 90 के दशक वाला बिहार अब नहीं रहा। 2010 में बिहार का रियल एस्टेट में इतना ग्रो हो रहा था, 1 लाख का प्लॉट लिए तो 50,000 बढ़ जा रहा था। 1 साल में पैसा डबल हो जा रहा था। पहले का रियल एस्टेट कैसा था, फिर जब आप 2010 में आए तब कैसा था, और आज हम 2026 में बैठे हैं, आज का रियल एस्टेट कैसा है। जहाँ पे 20,000 रुपये कट्ठा जमीन था 2010 में, आज 15 साल में वो जमीन 20 लाख रुपये कट्ठा। रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। यही ऐसा बिजनेस है जो इसको आप बिना पैसा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूँ तो लोग क्यों जाएंगे फ्लैट में। बिहार में 1,34,000 फ्लैट पूरे बिहार में बन के तैयार हुए हैं। 29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ग्रीन सिटी है हम लोग का। 2016 में उसको जब शुरुआत किए थे तो वहाँ पर 550 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था। 17-18 में हम लोग 650 रुपये स्क्वायर फीट का जमीन वहाँ पे सेल किए। आज का वहाँ पे अगर प्राइस सुनेंगे तो आज वहाँ पे है नमस्कार, स्वागत है आपका सोच मैटर के आज के इस एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बिहार की और बिहार की राजधानी पटना की। वहाँ पे किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा रियल एस्टेट को लेकर। और आज इन्हीं सब बातों के ऊपर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि अंश ग्रीन होम्स के फाउंडर हैं, मिस्टर परमेश कुमार। आज हम उनसे बातचीत में जानेंगे कि कैसे बिहार एक डेवलपिंग सिटी बनता जा रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। आज के टाइम पे अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या हम बिहार की थ्योरी को समझना चाहें तो आज के पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिएगा। इस पॉडकास्ट से आप 100% कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर परमेश जी का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। पिछले 8 सालों में रेरा आने से ना ऐसा क्या बदलाव आया है कि हमें लगे कि रेरा हमारे बेनिफिट के लिए आया है। पिछले 8 सालों में अभी का जो है हम लोग का बिहार का भी हाल के हिंदुस्तान पेपर में भी आया था जी। कि अभी हम लोग बिहार में 1,34,000 फ्लैट जो है पूरे बिहार में बन के तैयार हुए हैं। 29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसमें 11,000 बिल्डर जो है इसमें अपना प्रोजेक्ट में निवेश अपना किए हैं। जी। तो ये है कि रेरा आने से बहुत सा पारदर्शिता जो लोगों के मन में जो संदेह की जो स्थिति उत्पन्न होता था, चाह के भी आदमी नहीं ले पाता था, क्योंकि रियल एस्टेट जो है सो ये पूरा अपना जो है एक बिग टिकट का, बिग पैसा का गेम है। ये इसमें आदमी का पता चलता है कि अपने पूरे जीवन काल में कोई आदमी एक भी मकान नहीं ले पाता है। उसका सपना ही लेके अपना आता है, सपना लेके चला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे पटना के लिए, पटना में इसमें से 80% जो है सो 1,34,000 जो फ्लैट पूरे बिहार में बने, उसमें से 80% जो है सो केवल पटना में तैयार हुए, पटना में बने। तो आने वाला जो भविष्य है बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसे सर अभी हम रेरा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रेरा आने से लोगों के अंदर का डर खत्म हुआ है। अब कहीं ना कहीं रेरा आने से उनको ये भरोसा मिलता है कि हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिकली सही होगा, है ना। अब हम आते हैं बिहार की, मैं बात करूं या पटना की बात करूं। बिहार को ना लोग थोड़ा सा वैसे सोचते कि अरे वहां पे कोई काम करना बहुत डिफिकल्ट है, दबंगाई ज्यादा है, पता नहीं वहां इन्वेस्ट करे नहीं करे। और वहां पे ये जो डर है ना, अगर वहां पे कोई जाके काम शुरू भी करना चाहता है तो आपके एंगल से आप बताइए कि आप कैसे वहां पे काम कर रहे हैं और आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। पूनम जी, जहाँ भी हम पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन आता है यही जी। कि बिहार में आखिर क्यों लोग ये कहते
तो आप जैसे लोगों का मानसिकता यहाँ पे चेंज होना चाहिए। बिहार को लेकर, बिहार ऐसा कुछ नहीं है, जी। 90 के दशक वाला बिहार अब नहीं रहा। बिहार को घूमिए, बिहार को समझिए, तब बिहार के बारे में कोई अपना ये बनाइए। क्योंकि बिहार बेसिकली जो ऐसा है हम लोग का कि आने वाले वो 5 सालों में, 10 सालों में बिहार बहुत आगे जाने वाला है। बिहार के लिए आपका जैसे कि आप ग्राफ के ये क्राइम के ग्राफ के मामले में अगर आप अभी तो ऑनलाइन का ये है, अभी आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपका बिहार 8वां 7वां नंबर पर मिलेगा। लेकिन इसमें न जाने क्यों बिहार को लोग इतना क्यों ये बना दिया। जैसे कि हम लोग जब तक अगर पूरा इंडियन नहीं बनेंगे, जैसे कि अगर हम लोग कहीं गाँव से बाहर जा रहे हैं, सीधा सा सवाल है कि जब हम लोग कहीं गाँव से अपने गाँव से बाहर जाते हैं तो पंचायत की बात करते हैं कि हम लोग एक पंचायत के हैं। अगर 2 गाँव के लोग मिलेंगे तो होगा कि हम एक पंचायत के हैं। बिल्कुल। अगर पंचायत से बाहर जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, तहसील पे, तो होगा कि हम लोग एक ब्लॉक के हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाएँगे तो होगा कि हम लोग अगर 2 ब्लॉक के आदमी मिलेगा तो होगा कि हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के एक ही हैं। डिस्ट्रिक्ट के हैं, और बिल्कुल। वैसे ही अगर अदर माने देश के दूसरे भाग में बिहार के कोई भी कोना से कोई अगर सासाराम से है और कोई अगर औरंगाबाद से है, जहानाबाद से है, तो सब लोग कहेंगे कि हम लोग बिहार के हैं। तो उसी तरह देश से बाहर जाएँगे तो इंडिया के कोई भी कोना से आदमी पकड़े वो मिलेंगे तो होगा कि हम लोग इंडियन हैं। उसी तरह जब तक इंडियन का भाव नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन ही जो है सो गलत है कि बिहार में कोई डर का माहौल नहीं है। बिहार में कहीं वो ऑनलाइन आप सर्च करके देखिए कि बिहार क्या है, बिहार का क्राइम का ग्राफ क्या है। तब तो जो होता है ना कि जो एक जिसका बैकग्राउंड ये थोड़ा-सा ये हो जाए, उसका वो लोग थोड़ा-सा हौवा बना देता है कि ये है, उसका थोड़ा-सा चर्चा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये पुराना कहावत है कि ये बदनाम ठीक नहीं है, बद ठीक है, बदनाम ठीक नहीं है। तो बिहार चूँकि 90 के दशक में बदनाम हो चुका है, इसीलिए उसका बिहार का ये पीछा बदनामी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे आप आइए बिहार में घूमिए, बिहार बहुत ही बदल चुका है। एक माने वहाँ पे एक से एक वहाँ पे रोड, रास्ता, पुल, पुलिया सारा डेवलप है। अभी जैसे मैं आपसे बात करूँ ना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आप जब आप आ रहे थे तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा देख रही थी रियल एस्टेट के बारे में, तो मेरे को एक बात समझ आई कि रेट तो वहाँ भी कम नहीं है। जैसे यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो प्राइस है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस वहाँ पे भी चल ही रहे एकदम। हैं, है ना? अभी हाल में गवर्नमेंट अभी 2 दिन यानी 2 दिन पहले वहाँ का वैल्यूएशन में इंक्रीज़ किया है। यानी कि आपका राजा बाज़ार में 2 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन है, आपका सगुना मोड़ 2 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन है। ब्रांच रोड का बात कर रहे हैं, अगर आप मेन का बात करेंगे तो 5-6 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन है। तो बिहार, पटना में कहीं ज़मीन का प्राइस कहीं कम नहीं है। आप बेसिकली माने यहाँ से अगर आप तुलना कीजिएगा तो वहाँ ज़्यादा ही रेट मिलेगा आपको। कारण है कि बिहार अपने आप में एक केवल पटना ही ऐसा जगह है अभी तक बिहार में, जो बेसिकली सारे ज़रूरतों को पूरा करता है, जहाँ लोग आराम से आदमी रह सकता है। सरकार अभी वहाँ बहुत का सा काम होना बाकी है। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट में आपका मुनाफ़ा वहीं पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे नया ग्रो कर रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी शुरुआती चरण में है। जहाँ पे पूरा जहाँ कंप्लीट हो चुका है, जहाँ सारा रेडी है, जहाँ भीड़ आ चुका है, वहाँ पे आपका ग्रोथ न के बराबर होता है ग्रोथ, लेकिन वो स्लो उस रफ्तार से नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो पैसा और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी कैसे आई थी आपके अंदर? रियल एस्टेट स्टार्ट करने के लिए आपको यही ऐसा बिज़नेस है जो इसको आप बिना पैसा के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। बाकी सारा बिज़नेस में आपको पहले पैसा चाहिए। इसमें आपको पैसा नहीं चाहिए। इसमें आपको केवल धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए और सीखने का जुनून चाहिए। अगर 3 चीज़ आप में है तो रियल एस्टेट आप शुरू कर सकते हैं। पैसा बाद में आता है। पैसा अगर आपके पास है तो आप ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा रहता कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा कामयाब हो जाता, तो ऐसा भी आपको उदाहरण मिलेगा जो रियल एस्टेट में आदमी बहुत सारा पैसा लेके आया और पूरा पैसा अपना डुबा के चला गया।
कोई ऐसा प्रॉपर्टी आप जब आपके पास कोई अनुभव नहीं है, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं है, कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ कौन सा लोकेशन में लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या चेक करना है, तो आपको लगेगा कि सब ज़मीन लगेगा कि सोना है। सब ज़मीन लगेगा कि बस ये तो खरा सोना है, यहाँ पे बस इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा आ जाएगा। वैसा नहीं होता है। रियल एस्टेट या कोई भी फ़ील्ड में आपको पहले उसमें सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद उसमें आपको ये होना होगा। इसलिए पैसा इसमें तो आता ही नहीं है, पहले आपको सीखना है। बिल्कुल। जो आप अगर आप हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप प्लॉट घूमिए, देखिए, समझिए, आपको 5 साल उसमें दीजिए, 5 साल आप घूमिए केवल। मान लिया कि कोई शुरुआती फ़ील्ड में है जो 25 साल का एज है, शुरुआती कोई कंपनी में अपना जॉब लगा है, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज है, तो आप ज़मीन 5 साल बाद से आप निवेश करना शुरू कीजिए। प्लॉट हो, फ्लैट तो आप 40 की उम्र के बाद ही लीजिए। शुरुआत में एसआईपी से आप शुरू कीजिए। एसआईपी जो है शुरुआती दम पैसा बचत करना सबसे पहले ज़रूरी है। पैसा बचत करना शुरू कीजिए। आप अपना कुछ भी हिस्सा उसमें एसआईपी से शुरू करके 5 साल बाद से आपको जब लगे कि हम मेरे पास 15-20 लाख, 10 लाख पूँजी हो गया है, पैसा हो गया है, आप प्लॉट से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप फ्लैट में जाइए। मुझे बताइए, जब आपने शुरुआती तौर पे जब आपने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था, फिर आपने बोला 2010 में कुछ चीजें बदली, तो 2010 में क्या सिचुएशन थी? पहले का रियल एस्टेट कैसा था? फिर जब आप 2010 में आए तब कैसा था? और आज हम 2026 में बैठे हैं, आज का रियल एस्टेट कैसा है? 2010 के पहले का तो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2010 में 2010 में मेरा एज था 20 साल, 20 वर्ष। उससे पहले का हम रियल एस्टेट का हमको पता ही नहीं था। हम रियल एस्टेट के बारे में कुछ था भी तो जानते भी नहीं थे। यहाँ तक था कि जहाँ सगुना मोड़ पे आज 2026 में 5 करोड़ रुपए कट्ठा है ज़मीन, वहाँ पे 1 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन था 2010 में। तो इतना अंतर आया है। तो वहाँ पे रियल एस्टेट 2010 में जो था पटना का, एकदम माने समझिए कि ये ज़मीन आपको अभी जो हम जहाँ शुरुआत किए थे वहाँ पे 20,000 रुपये कट्ठा हम लोग ज़मीन खरीद के उसको सेल माने जिनको वहाँ पे जो एक्वायर कर रहे थे ज़मीन, उनको 20,000 रुपये प्रति कट्ठा ज़मीन हम लोग दे रहे थे। किसान उनको 20,000 रुपये कट्ठा देता था, 2,000 रुपये हम लोग को अलग से वो देते थे। तो आज वहाँ पे जहाँ पे 20,000 रुपये कट्ठा ज़मीन था 2010 में, आज 15 साल में वो ज़मीन 20 लाख रुपये कट्ठा है। काफ़ी बड़ा है हाँ, रेट। 20 लाख रुपये कट्ठा कम से कम। तो अगर हम वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिहार की बात करते हैं, है ना? और पटना राजधानी है, तो उसका डेवलपमेंट होना बनता भी है। वो डेवलप भी हो रही है, नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी वहाँ पे घोषणा हुई है ना? इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है। क्या असर है इन सभी बातों का वहाँ की प्रॉपर्टी पे और रेट पे? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जैसे कोई भी शहर का एक कोर क्षेत्र होता है। जैसे पहले अपने वो पूरा कोर एरिया को पहले वो भरता है। वो स्वाभाविक, आप अगर चाहिए या सरकार चाहे या ना चाहे, आप जो माने कोई चाहे या ना चाहे, वो स्वाभाविक है कि जनसंख्या और ये के दबाव के कारण वो विस्तार लेगा ही लेगा क्षेत्र। तो उसी तरह आज पटना का आबादी पूरा घना आबादी हो चुका है। पटना में अभी आपको अगर ये बेली रोड पे पुल वगैरह का इतना ये बन चुका है, जिसके कारण अभी जाम का कुछ राहत है। दूसरा है कि रिंग रोड का जो निर्माण गवर्नमेंट द्वारा किया गया, उससे बहुत सा पटना में भारी वाहन नहीं आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा राहत है। लेकिन अभी भी जाम की स्थिति बना रहता है। पीक सीजन पे जब ऑफिस टाइम पे अभी भी जाम का स्थिति बना रहता है। तो इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अगर सरकार उसको प्लान वे में अगर कोई प्लानिंग करके अगर कोई अथॉरिटी अगर उसको प्लान वे में करता है, तो वही एक अच्छा सोसाइटी बनता है, एक अच्छा डेवलपमेंट एरिया बनता है। ड्रेनेज का सुविधा, बाकी स्कूलिंग का सारा सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराता है। सबका प्लान वे में डिज़ाइन किया जाता है। अब वही अगर सरकार उस पे अगर जितना ही लेट करता है ये डिसीजन लेने में, तो वो तो जैसे-तैसे वो तो बसेगा ही बसेगा, आबादी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ ही क्यों ना बसे, 12 फीट 8 फीट का रास्ता वाला ही
बसेगा, क्योंकि वो आवश्यकता है लोगों की। जब अब जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे अभी भी है, तो ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है, क्या उससे कुछ राहत मिली है? बहुत राहत मिली है। अगर आज बनने का कारण ही है कि पटना में आप आराम से चल सकते हैं, नहीं तो ऐसा स्थिति था 5 साल पहले कि आप वहाँ पे गाड़ी अपना रहते हुए भी आप निकालने का हिम्मत नहीं कर सकते थे, 4 व्हीलर। बिल्कुल। तो आज रिंग रोड के कारण या बहुत से जैसे बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, वहाँ दानापुर स्टेशन से आपका फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है 15 किलोमीटर। तो बहुत ही तेज़ी से काम उसमें हो रहा है। तो यही हम लोग अभी सरकार का इस पे हम लोग ध्यान आकर्षित किए थे। हमने द 13 जनवरी 26 को दैनिक जागरण के एक पेपर में पूरा हाफ पेज का हम एडिटोरियल उसमें निकाले थे। सरकार का उस पे पूरा मेरा ये था, मेरा जो सोच होता है डेवलपर का कि हम लोग जो है 10 साल आगे का सोचते हैं। निवेशक जो हैं वो वर्तमान का भीड़ को देखते हैं कि यहाँ भीड़ है, यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ सही ज़मीन है। लेकिन हम लोग वहाँ जहाँ खाली ज़मीन है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ के बारे में, वहाँ का भविष्य के बारे में समझते हैं कि ये आने वाला भविष्य है। तो चूँकि हम लोग पटना के बगल में, एम्स के बगल में नवतपुर है, और नवतपुर में ही के आस-पास ही मेरा सारा काम है। ये वहाँ पे ग्रेटर पटना भी है? ग्रेटर पटना वही नवतपुर और बिहटा को ही ग्रेटर पटना के रूप में देखा जा रहा है। वही जो है सो गोल्डन ये है पटना का गोल्डन जोन। तो अभी जैसे हम वहाँ पे रिंग रोड की बात कर रहे हैं, है ना, एम्स की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, एक तो जब भी कोई नवीनीकरण होता है, शहरीकरण होता है ना, तो आसपास के एरिया ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं। अब मैं जैसे पटना को मैं देखती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना नोएडा का जैसे ही है। नोएडा के आसपास पेरिफेरल बना, फिर एयरपोर्ट आया तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़े। क्या वहाँ पे भी सेम ही हाल है? एयरपोर्ट की न्यूज से क्या वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं? प्राइस इंक्रीज तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आपका आने वाले जो सरकार का भी जो घोषणा हुआ है टाउनशिप का, अभी उस पे बहुत ही 30 मार्च तक अभी सरकार का मास्टर प्लान सैटेलाइट टाउनशिप का जो वहाँ पे अभी हुआ है घोषणा, उसके चलते प्राइस बहुत वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और आने वाले समय में 30 मार्च तक सरकार का जो गाइडलाइंस है, मास्टर प्लान पे काम चल रहा है। उसके बाद ये बिहार में चूँकि पहला चेन पुलिंग का काम किया जा रहा है ये सरकार द्वारा, बिहार गवर्नमेंट द्वारा, तो थोड़ा-सा अनिश्चितता भी है किसानों में, थोड़ा-सा ये भी है कि क्या होगा, कि हम लोग का ज़मीन छीन जाएगा या क्या होगा। लेकिन ये बहुत सा माने सभी लोगों के लिए ये विन-विन सिचुएशन वाला जो सरकार का जो डिसीजन है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ये किसान को भी फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है, डेवलपर को भी फ़ायदा है, माने विन-विन सिचुएशन है। अब जैसे ये सैटेलाइट टाउनशिप की हम बात करें ना, तो इस पे कौन-कौन से प्रोजेक्ट लेकर वो आ रहे हैं? मतलब कमर्शियल भी आ रहा है, रेजिडेंशियल भी आ रहा है? वो तो जब प्लान वे में होता है तो सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एनवायरनमेंट को का भी ध्यान रखा जाता है, हरियाली का भी ध्यान, माने जो भी है, यहाँ पे ग्रीनरी का भी ध्यान है, प्लस आपका एजुकेशन के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से भी सारा व्यवस्था किया जाता है वहाँ पे। वो सारा प्लान वे में सेटअप होता है, कहाँ कमर्शियल रहेगा, कहाँ रेजिडेंशियल रहेगा, कहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल रहेगा, सब जोन डिवाइड होता है, सारा ये सिस्टमैटिक ढंग से पूरा उसको ये किया जाता है। मतलब फुल्ली प्लान्ड रहेगी ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं किसानों की, है ना, मुआवजे को लेकर क्या है उनका मतलब? वो डरे हुए हैं या उनको वो सेटिस्फाई है कि भाई हमें जो मुआवजा मिल रहा है वो ठीक है? सरकार का तो देखिए, किसानों का तो मन में द्वेष होता है, क्योंकि किसान का मूल पूंजी जमीन होता है। बिल्कुल। क्योंकि जमीन ही है जो किसानों का, और बिहार में वैसा नहीं है कि कोई बड़ा-बड़ा किसान है। यहाँ बिहार में हम लोग का आबादी बहुत घना आबादी है। बिहार में आपको हर एक 500 मीटर पे आपको एक गाँव मिल जाएगा। तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत घना आबादी है, तो आप वहाँ बहुत सा माने कहा जाए तो बीघा 2 बीघा वाले किसान आपको बहुत मिलेंगे। 5 बीघा 10 बीघा वाला किसान तो समझिए कि 10% होंगे।
लेकिन ज़्यादातर छोटे-छोटे किसान हैं, तो उनका जो भी कमाई का साधन है, जो भी उनका जो अर्न का साधन है, वो ज़मीन ही है। अभी एक साल के लिए गवर्नमेंट का रोक भी खरीद ज़मीन का खरीद-बिक्री पे लगा हुआ है, जिसके कारण उन लोगों को थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है कि जैसे किसी का बच्ची का शादी हो या वगैरह बीमारी हो, उसमें खर्च के लिए, तो उनके लिए थोड़ा-सा अभी है, लेकिन ये उनके लिए मिला-जुला के अगर ओवरऑल देखा जाए, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदे का ही चीज़ है, क्योंकि 55% गवर्नमेंट उनके ज़मीन को डेवलप करके उनको वापस कर दे रही है। या अगर आपको पैसा चाहिए, तो चौगुना, जहाँ पे शहरी क्षेत्र है वहाँ दोगुना, जहाँ पे पंचायत है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 4 गुना राशि भी दे रहा है। इधर हाल में गवर्नमेंट अपना प्राइस भी इंक्रीज़ किया है। शहरी क्षेत्र में डबल किया है वैल्यूएशन, गवर्नमेंट रेट जो होता है उसको डबल किया है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ गुना किया है। तो उसका चौगुना मिलेगा, तो अच्छा है, सरकार अच्छा ही सोच रहा है किसानों के बारे में, क्योंकि सरकार जो है सो किसान को ही खुश करके चलना चाहेगा। ये नहीं कि किसान को कोई ये करके कोई भी सरकार का चलना मुश्किल है। मतलब दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, सभी के लिए, है ना? तो तीनों के लिए, डेवलपर के लिए और किसान के लिए या सरकार के लिए। क्या लगता है आपको, अगर सैटेलाइट टाउनशिप आ गई, तो ये जो पटना का पॉपुलेशन है, ट्रैफिक है, ये कहीं न कहीं डाइवर्ट होगा, कुछ कम होगा यहाँ का भार? एकदम कम होगा। अभी जैसे पटना का रेट इतना हाई होने का एक ही कारण है कि अभी पटना के आस-पास आप, जैसे एम्स के पास है नवतपुर, 10 किलोमीटर दूरी है। और ये जो रोड बन चुका है स्पेसवे, ये से आपको जाने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। जी। तो 10 मिनट के दूरी पे है, वहाँ पे लोग मकान बना के रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे अभी बसना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अभी सरकार का कुछ सुविधा नहीं है। रिंग रोड वहीं से गुजरा है, रिंग रोड पास हुआ है, लेकिन रिंग रोड बने हुए आपका 4-5 साल हो गया। लेकिन वहाँ पे अभी कोई भी आप जाइएगा तो कोई भी एकदम अभी रोड सारा सुनसान है, कोई आपको शोर-शराबा सुनाई नहीं देगा बड़ा-बड़ा टाउनशिप का। कारण है कि जो भी आस-पास का ज़मीन है सब कंज़र्वेशन ज़ोन में है, आवासीय है ही नहीं। तो आवासीय नहीं है तो ना वहाँ पे स्कूल का परमिशन मिल रहा है, ना वहाँ पे कोई हॉस्पिटल का परमिशन मिल रहा है, ना वहाँ पे इंडस्ट्रियल का कोई परमिशन मिल रहा है, ना वहाँ पे आवासीय का परमिशन मिल रहा है। सारा खर्च जो है 15,000 लगभग हम लोग जो ये किए थे, 15,000 करोड़ का सरकार का पूरा बिहटा में खर्च, माने डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है। लेकिन सरकार को आ क्या रहा है? कुछ नहीं। जब तक ये टाउनशिप ये सब नहीं बनेगा तब तक ना सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, ना पब्लिक को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना सरकार को कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये सरकार का मास्टर प्लान चेंज करने का, तो ये जो डिसीज़न है बहुत ही सकारात्मक है, ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। एंड जैसे आप बता रहे हैं ना, उस हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ये टाउनशिप आ जाएगी, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी एक अच्छा रेवेन्यू आएगा और लोग भी सेटल हो पाएँगे पटना के आस-पास, है ना? लोगों को बहुत कम कीमत पे अच्छा सुविधा मिलेगा। अभी मान लीजिए कि अगर आप पटना में कहीं भी अगर आप फ्लैट की अगर आप सोच रहे हैं, तो सगुना में आपका 7500 रुपए स्क्वायर फीट है अभी फ्लैट। अच्छा। तो आप 7,000 रुपए स्क्वायर फीट है, यानी करोड़ से नीचे का कहीं कोई आपको फ्लैट नहीं मिलने वाला। वो भी आपको फ्लैट कहाँ क्या मिलेगा? आपका जो 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट में लोग बना रहा है, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा में कोई सुविधा नहीं। केवल आप समझिए कि माचिस के डिब्बा खरीद रहे हैं, उसमें जाइए, बस केवल अपना ड्यूटी जाना है, आना है, उसमें सो जाना है। बाकी कोई सुविधा आपको उसमें नहीं है। ये वही अगर 10 किलोमीटर हट के जो नया टाउनशिप में जो बनेगा, 100 एकड़, 50 एकड़ का जो टाउनशिप बनेगा, उसमें सारा मॉल से लेके सारा सुविधा आपको मिलेगा, प्राइस भी कम रहेगा। 50 से 60 लाख में हम समझते हैं कि 3 बीएच का फ्लैट आपको मिल जाएगा। जी। सारा सुविधा के साथ। हाँ, अब जैसे सर हम इसमें बात कर रहे हैं, आप फ्लैट की भी बात कर रहे थे, है ना? तो मोस्ट ऑफली जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं या हम मुंबई की बात करें या किसी अदर ऐसे मेट्रो सिटी की बात करें,
तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे आउटसाइडर्स बहुत आए हैं। अब जैसे दिल्ली पे भी बात करें तो दिल्ली का अपना कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विलेजेस हैं या यहाँ की यहीं के लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन आउटसाइडर आई है और फिर यहाँ पे एक ये सिटी बनी और राजधानी है, तो सभी को यहाँ आना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत कम लोग हैं जो प्लॉट लेके बना पाए, नहीं तो यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह सबका चलन है। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूँ, पटना की बात करूँ, तो वहां पे फ्लैट सिस्टम है, या अगर फ्लैट सिस्टम है भी तो लोग क्यों जाएंगे फ्लैट में? फ्लैट सिस्टम वहाँ पे भी बहुत है। वहाँ अभी 1,34,000 का जो वहाँ पे फ्लैट अभी सेल हुए हैं, बिहार में बने हैं, तैयार हुए हैं। तो ये फ्लैट का चलन वहाँ पे काफी है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट वहाँ पे नहीं बिक रहे हैं, लेकिन जमीन का के प्रति लोगों का थोड़ा सा जुड़ाव ज्यादा रहता है। जमीन पे लेके होता है कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को मिलता है, आजादी मिलता है कि अपना मन से उसको आप बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अपनी जमीन है तो उस पे आप अपना जहाँ जो आप चाहते हैं वहाँ पे आप जो चाहते हैं कि गार्ड रूम एक बनाए, एक अपना गार्डन थोड़ा सा हो, थोड़ा सा जगह छोड़े, ये करें। अपना रूम अपने अनुसार आप बना सकते हैं, किचन अपने अनुसार आप बना सकते हैं। उसमें है कि बिल्डर जो आपको बना के दे रहा है उसमें आपको डिसाइड करना है, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है जी। लेकिन जमीन आपका बहुत ही बेस्ट रहता है। फ्लैट से तो जमीन काफी अच्छा रहता है, लेकिन फ्लैट में जो अभी जो काम कर रहे हैं, जो फ्लैट शुरुआती में लोग रहने के लिए तो एक जरूरी साधन होता है फ्लैट। तो फ्लैट के लिए डिमांड काफी पटना में, क्योंकि पटना के आसपास बिहार के ही में ही इतना पॉपुलेशन है कि केवल बिहार के ही लोग, अगर सब लोग का ख्वाहिश होता है कि पटना में एक मेरा कुछ प्लॉट हो या फ्लैट हो। तो प्लॉट या फ्लैट के लिए लोग निवेश करते हैं। शुरुआत में जो भी जॉब में रहते हैं वो प्लॉट पहले सोचते हैं कि एक फ्लैट हो जाए रहने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों का एजुकेशन के लिए, उसके बाद लोग प्लॉट में जाते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि आपने खुद की वहाँ एक टाउनशिप लॉन्च की है, ठीक है। पहले तो मुझे बताइए, इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करा है? प्रोजेक्ट हम जो पहला फर्स्ट मेरा जो है अंश ग्रीन सिटी है हम लोग का। बहुत ही सुंदर वो बना हुआ है, 50 एकड़ का हम लोग का। वो कहाँ पर है? वो शिवाला के पास है, दानापुर स्टेशन से आपका 8 किलोमीटर की दूरी पे है। दानापुर ये सगुना मोड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, तो वो कितने एकड़ की टाउनशिप है? वो 50 एकड़ का टाउनशिप है। वहाँ पे सारा एमिनिटी, पार्क वगैरह पूरा डेवलप करके वहाँ पे 50 एकड़। वहाँ पे 100 आदमी अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं मकान बनाकर। अच्छा। और जब हम लोग 2016 में उसको जब शुरुआत किए थे तो वहाँ पर 550 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था। 17-18 में हम लोग 650 रुपये स्क्वायर फीट का जमीन वहाँ पे सेल किए। आज का वहाँ पे अगर प्राइस सुनेंगे तो आज वहाँ पे है लगभग 4,000 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा, बट ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि 50 एकड़ की टाउनशिप आपने बेची थी और इतना अच्छा एप्रिशिएशन आप बता रहे हैं इस पे, है ना। ये सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप खुद की टाउनशिप लेकर आए हैं, 50 एकड़ की टाउनशिप आप ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, है ना। अभी आपने डीएनसिटी के नाम से लॉन्च किया है। उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी अगर कोई खरीदता है उसको तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसे फ्यूचर के लिए? अभी जो ये मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट है डीएनसिटी, ये आपका रिंग रोड पे ही है। रिंग रोड आपका नौबतपुरा बिहटा के एकदम बीचों बीच में ये है जी। यहाँ पे जो सुविधा है वहाँ पे यहाँ पे आपका बगल में आपका हो गया कन्हौली का में यहाँ एक बन रहा है आपका ये बस स्टैंड, और दूसरा है कि बिहटा एयरपोर्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो बस इसी के पास में ये है। वहाँ से वॉकिंग ये होगा आपका 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। बाकी आपका वहाँ पे सासाराम पटना रोड एक कनेक्ट बना है, हो रहा है यहाँ रिंग रोड में जंक्शन बन रहा है, तो सासाराम पटना रोड कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे। दूसरा है कि वहाँ एक गोरखा बटालियन का ट्रेनिंग कैंप खुल रहा है। अच्छा। अस्थाई कैंप बन रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 40 एकड़ की जमीन का एक्वायरमेंट किया है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सा जैसे कि है वहीं से कुछ दूरी पे आपका
बिहार पुलिस के लिए एक जैसे केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे एक सीबीएसई का एक स्कूल भी बना के लिए भी जमीन एक्वायर हुआ है। तो पुनपुन में भी 100 एकड़ का में आपका स्पोर्ट सिटी का ये हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये लोकेशन है। यहाँ पे हम लोग का जो भी मेरा जो काम करने का जो तरीका है पूरा डेवलप उसमें करके आपका अगर आपको हम वही प्लॉट आपको सेल करेंगे जिसपे आपका गाड़ी हम 4 व्हीलर से आप अपने प्लॉट पे पहुंच जाइए। प्लॉटिंग में जो भी हम लोग का प्लॉट होता है उसमें हम लोग पूरा ड्रेनेज रोड वगैरह रोड के लेवल पे हम लोग मिट्टी वगैरह ड्रेनेज रास्ता बिजली की व्यवस्था सारा हम लोग करके देते हैं। और उसमें आपका जहाँ पे 4 व्हीलर आपको जी आपके प्लॉट पे चला जाएगा वही प्लॉट को हम लोग सेल करते हैं। ऐसे ही आप मुझे बताइए आने वाले 5 साल कैसे हैं फिर? अगर जो हम 5 साल की बात करें तो कितना एप्रिसिएशन और मिल सकता है कस्टमर्स को? आने वाला 5 साल अभी तो बिहार का समझिए कि अभी शुरुआत है। अभी तो विकास का प्रथम चरण में जो है ये प्रवेश किया है बिहार। बिहार अभी आने वाले जहाँ पे ये बिहार के पास ये है जहाँ पे अभी धूल है, मिट्टी है और अनिश्चितता है, वहीं पे आपका अभी ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। रियल एस्टेट का एक सरल सा नियम है कि जहाँ पे आपको धूल दिख रहा है, जहाँ पे अनिश्चितता दिख रहा है और जहाँ पे आपको ये है वहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। अब बिहार के पास अभी दुर्भाग्य से ये सब है। बिल्कुल। तो अनिश्चितता भी है। अभी जो टाउनशिप का जो प्लानिंग लेके आया है गवर्नमेंट जी। किसान के मन में ये के मन में ये अगर सही से अगर सरकार का जो प्लान है अगर वो जमीन पे सही पे अगर आ गया तो आने वाला 5 साल में बिहार जो है सो बिहार का ग्रोथ सभी जगह से ये अच्छा रहेगा। हम समझते हैं कि 5 साल में 3x 5x से होने से कहीं कोई ये नहीं शक है। मुझे ना सर सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए कि आप एज़ अ डेवलपर वहाँ पे कैसे गए और आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कैसे चूज़ करा? क्योंकि बहुत ईज़ी इंडस्ट्री नहीं है ये, बहुत टफ इंडस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें होती है अगर आपको अपना प्रोजेक्ट लेकर आना है, कागज़ात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैसे होते हैं, अप्रूवल होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना? यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? आपने रियल एस्टेट क्यों चूज़ करा? हम रियल एस्टेट को चूज़ नहीं किए। हम तो बेसिकली मेरा जो है सो कहानी थोड़ा-सा ये है दर्दनाक है। चूँकि पिताजी हमारे जो थे वो जब हम 12th में थे उसी समय एक्सपायर कर गए थे। तो उसके बाद मेरे पास कोई वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे पास कोई वैसा कोई गॉडफ़ादर नहीं थे मेरे कि जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा बस हम तुम्हारे पीछे खड़ा हैं, ये है। तो जो भी था अपना हिम्मत और जुनून ज़िद्दी अपना जो ये था शुरू से ही जो अपना है कि एक ये करना है तो करना है। शुरू से हमने बस एक चीज़ का फ़ॉलो किया कि जो मेरे पास पर्याप्त है, जो मेरे पास साधन है, उसी में जो अपना है हाथ-पाँव मारते रहेंगे, बैठेंगे नहीं। तो वही हाथ-पाँव मारने के क्रम में पता चला कि पिताजी के बाद परिवार का अपना खर्च उठाना है, बड़ हम ही हैं। तो अपने आप से हम ये पहला क्वेश्चन किए कि हम में वो क्वालिटी है कि नहीं जो हमको जॉब हमको मिलेगा या हम ये कर सकते हैं या घर का जो भी और है हम अपना ये करेंगे। तो हमें पता चला कि नहीं वैसा कुछ नहीं कि हमसे तेज़-तेज़ इसी गाँव में बहुत से हैं दोस्त हमारे जिनसे हम माने वो हमसे बहुत तेज़ हैं। तो हमको जॉब का कहीं से कोई ये नहीं था। तो सबसे पहले आपको कामयाब होने के लिए अपने आप को जज करना पड़ता है कि हम अपने आप को अगर धोखा देते हैं, अगर आप गार्जियन को के पैसे को क्योंकि आप क्या बन हैं ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है अपने आप को। तो आप अपने आप को समझकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्षमता है आप में। जी। तो हमने जल्दी अपने आप को स्वीकार किया कि हम में वो जॉब का क्षमता नहीं है तो अपने आ गए रोज़गार पे। तो उस समय जो हमको लगा ये नहीं कि हम उस समय एक्स-रे फ़िल्म का भी सप्लाई किए हैं। उस समय कोडक रील वाला कैमरा वगैरह चलता था। हाँ, करेक्ट। तो उसके बाद हम अपना स्टूडियो भी एक ये चलाए डिजिटल स्टूडियो। उसके बाद आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी हम लोग ये शुरू किए। तो उसी क्रम में हमें ब्लॉक में आना-जाना था क्योंकि पिताजी का जो ये हो गया था,
शुरुआती जो उनका ये हुआ था, तो रसीद के क्रम में ब्लॉक में जाते थे तो कर्मचारी हमको पहचान गया था। तो कर्मचारी ने ही हमें वहाँ एक अपना हमें रियल एस्टेट में लाने का मुख्य ध्येय समझिए कि वही कर्म जो तहसीलदार बोलते हैं, वही हमें रियल एस्टेट में लाए। अच्छा। और वहाँ से हमने रियल एस्टेट का जर्नी अपना शुरू किया। और वहाँ से फिर जब हमको लगा कि ये रियल एस्टेट 6 महीना साल भर का काम करने के बाद हमको लगा कि ना मेरे लिए यही फील्ड है, इसी के लिए हम बने हैं, तो इसमें अपना फुल टाइम, क्योंकि ये भी करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। जैसे जमा मेरा स्टूडियो उस समय जो था, डिजिटल का उस समय बहुत ये था, तो मेरा अच्छा खासा वहाँ पे चल रहा था स्टूडियो। तो आपका पहले तो मेन हिम्मत चाहिए आपको कि जो आपका जमा काम है उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना। ये सारा आपको छोड़ के आप दूसरे की ओर आप शिफ्ट होना, ये सबसे बड़ा हिम्मत की काम है। पर आपने ऐसा क्यों करा? आप मतलब वो भी कंटिन्यू कर सकते थे, ये भी कंटिन्यू कर नहीं, सकते कंटिन्यू करना 6 महीना कंटिन्यू किए, लेकिन जब हमको लगा कि नहीं ये इसमें संभावना ज़्यादा है, चूँकि 2010 में बिहार का रियल एस्टेट में इतना ग्रो हो रहा था, इतना जैसे कि अभी हम लोग 1 लाख का प्लॉट लिए तो 50,000 बढ़ जा रहा था। माने 6 महीना में ही आपका एक साल में पैसा डबल हो जा रहा था। क्योंकि कारण था कि 2000 नीतीश जी का जो सेकंड टर्म जब आया 2010, उस समय से पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए जितना रोड, रास्ता, एनवायरनमेंट पर काम हुआ, जिससे आदमी निवेशक बाहर अपना निकलने लगे और निवेश करने लगे। तो इसी कारण हमको अच्छा लगा और रियल एस्टेट में ही अपने आप को आ गए। तो जब आपने शुरुआती तौर पे रियल एस्टेट शुरू किया था, तो आपने क्या शुरू मतलब सेल्स में आए थे आप या कैसे आपने शुरू किया पहले? रियल एस्टेट में हम आए थे तो एज एजेंट आए थे। पहले हम वहाँ पे हमको 2000 प्रति कट्ठा कमीशन मिलता था। अच्छा। तो हम चूँकि उसना इतना हम रियल एस्टेट को सीखने के लिए ये थे कि हमको अगर पैसा ना भी मिलता तो भी हम काम करते। क्योंकि रियल एस्टेट वो हमसे वहाँ से शुरुआत करने का 3 साल पहले हम उसको सीखे। यही भी हम आगे जो भी इस फील्ड में आते हैं उनको यही बताते हैं, या जो भी काम जो कर रहे हैं, जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपको पहले कम से कम कुछ वहाँ समय दीजिए, उस फील्ड को जानिए, समझिए, सीखिए। तो वहाँ हम ज़ीरो से सीखे कि खतियान क्या होता है, खेसरा क्या होता है, कैसे वो पेपर को कोई चेक किया जाता है। जो अभी हम अगर प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो खतियान से लेके अभी तक का चैन उसको कैसे मिलाएँ, कहाँ पे कोई भी चैन छूटना नहीं चाहिए। और रजिस्टर 2 क्या होता है, खेसरा पंजी क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ तक कि हम लोग बाउंड्री वाल, पिलर सारा ज़मीन पे नापी अमीन के साथ रह के क्या होता है, क्या 108 एकड़ कितना का होता है, कट्ठा कितना का होता है, ये पूरा ज़ीरो से सीखे, समझे। और 2000 रुपये प्रति कट्ठा कमीशन मिलता था। तो उसपे हमने काम किया, सीखा। सीखने के बाद हमको जब लगा कि अब हम अपना भी काम कर सकते हैं, अपना भी हम ये कर सकते हैं, तो फिर अपना 3 साल के बाद हम लोग अपना प्लॉटिंग किए, अपना काम शुरू किए। बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं कि आपने ना, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं आपकी बुक देखी, आपने ये बुक पब्लिश करी है, लिखी है, और इसके ना कुछ पेजेस मैंने पीछे पढ़े थे और यहाँ पढ़े थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, रियल एस्टेट सक्सेस फार्मूला। ये कैसे ख्याल आया कि मुझे बुक पब्लिश करनी है? जैसे कि रियल एस्टेट में जब हम आए तो 2010 में जब मेरा इसमें हम आए तो देखे कि रियल एस्टेट के लिए कोई ऐसा कोई बताने वाला, इसे समझाने वाला मेरे जैसे कि मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरे अ अ, तो ऐसा दौर से हो सकता है कोई और गुज़रे, अगर उसको रियल एस्टेट में अगर वो ज़ीरो से अगर शुरू करना चाहता हो, तो उसको कोई अगर बताने वाला अगर नहीं है, कोई उसका कोई बैकग्राउंड ये नहीं है, तो ये ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है? उसको क्या-क्या हम लोग ये उसमें शुरुआती से अगर जो हम माने गलतियाँ किए या जो शुरुआत में जो भी हम गलती किए, उसको ना करते हुए रॉकेट की स्पीड से कैसे आदमी रियल एस्टेट में सफलता प्राप्त करे, कैसे आगे बढ़े, उसी के बेस पे इसमें मेन हम लोग ये बुक का जो है से ट्रांसफ़ॉर्म का पूरा जो वर्ड है, उस पे ये पूरा किताब है, माने रूपांतरण पे कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। जहाँ जो है,
उस अवस्था से आप नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को चेंज कीजिए बिल्कुल। और उसमें सीखते हुए आप आगे बढ़िए। बहुत खूब। इसमें लिखा हुआ है, संघर्ष अंत नहीं है, संघर्ष वह ईंधन है जो आपकी उड़ान को और ऊंचा ले जा सकता है। वेरी वही गुड, बहुत अच्छी। तो इस बुक में ना ऐसी-ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। मतलब रियल एस्टेट की तो है ये, बट ऐसा लग रहा है जिंदगी के सार की ज्यादा है। तो यस। बहुत ही वंडरफुल बुक है। जैसे बोलते हैं ना कि नजरिया बदलिए, नजारे बदल बदल जाएंगे। जाएंगे। तो सेम वैसे ही है और काफी हाँ। अच्छी लग रही है मुझे ये बुक पढ़ के। मैंने थोड़ा सा कुछ इसमें से पढ़ा है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे रियल एस्टेट में ना लोग ऐसा सोचते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट है या ब्रोकर है या रियल एस्टेट में अगर काम कर रहा है तो इसके पास तो बहुत पैसा होगा या ये बहुत कमाता होगा। बट अंदर कुछ और ही सीन होता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसा ही कमा रहा है, फेलियर रेशियो भी इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? रियल एस्टेट में आपका इसका जो ये है एक सर्वे हुआ है जिसमें आपका रियल एस्टेट में शुरुआती साल में जी 50% लोग छोड़ देते हैं। जो रियल एस्टेट शुरू करते हैं बिल्कुल। शुरुआती साल में 50% ही छोड़ के इस धंधे से अलग हो जाते हैं। दूसरा है कि आदमी ये 80% जो है वो आने वाले 5 सालों में छोड़ देते हैं। उसी में से 80-90% बल्कि 90% तक जो 10% जो बचते हैं वही रियल एस्टेट में आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो इतना इतना इसमें फेलियर का रेशियो है कि रियल एस्टेट में लोग हिम्मत नहीं करता है कि रियल एस्टेट में आने का। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा अगर इसमें पूंजी चाहिए तो धैर्य की पूंजी चाहिए। धैर्य आपको इसमें चाहिए। अगर इसमें पेशेंस आपके पास है तब इसमें आप रियल एस्टेट में पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तब आप इसमें भी रियल एस्टेट में आप पैसा नहीं बना सकते हैं, आप नहीं काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में जो शुरुआत में आते हैं वो सोच के आते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, जाएँगे, जाना है बस पैसा बनाना है। लेकिन जब इसमें देखते हैं कि 6 महीना तक मेरा कोई डील ही नहीं हुआ, अगर प्लॉट खोज रहे हैं तो कस्टमर नहीं है और जब कस्टमर मिल रहा है तो वो प्लॉट सेल हो चुका है। अब फिर ज़ीरो से आपको मेहनत करना है। फिर ज़ीरो से अगर आपको इस बार प्लॉट मिल गया है तो कस्टमर फिर वो कहेगा आप कहीं जाकर दूसरी जगह ले लीजिए। फिर जो है सो आप दूसरे कस्टमर को, नया कस्टमर को आपको खोजना है। दूसरे कस्टमर से अगर फिर आपका यही प्रोसेस अगर आपको ये हो गया तो 1 साल आपको ऐसे ही गुजर जाएगा। लगेगा कि जो हम काम कर रहे थे उसमें जो हमको आ रहा था वो माने ये छोड़ के हम कहाँ इसमें आ गए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप और लोगों की तो आवश्यकता होता है, पूरा परिवार की ज़िम्मेवारी ले अगर आपके पास है, तो आपको वो भी तो देखना है कि अगर मेरा यहाँ पे अगर 1 साल आप कुछ इसमें आपको कमा ही नहीं रहे हैं, तो घर का आपका बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तो रुकने का है नहीं, तो वो पूरा करना सबसे आदमी का ये हो जाता है। उसके चलते आदमी सोचता है कि नहीं ये बहुत टफ काम है, ये तो हम घर का दबाव प्लस ये अपना जो है से मानसिक वो आपको हर कोई नहीं झेल पाता है और हर कोई बिल्कुल। सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, मैं यहाँ पे एजेंट की बात करूँगी या ब्रोकर्स की बात करूँगी। जो लोग मुझे सुन भी रहे होंगे, एजेंट है, ब्रोकर हैं, वो मेरी बात से सहमत करेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट और ब्रोकर को ना, जैसे आपने बोला, धैर्य की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट ना आपको हर दिन तोड़ता है, हर दिन तोड़ता है और वो तोड़-तोड़ के ना आपको इतना मैच्योर बना देता है ना कि आप समझने लग जाते हो। मतलब रियल एस्टेट जो कर रहा है ना और जो ज़िंदगी का सबक सीख रहा है, वो एक ही है। मतलब ज़िंदगी चलाना और रियल एस्टेट एजेंट बनना सिमिलर है। जैसे सर आपने संघर्ष के दिनों की बात करी थी ना कि आप कह रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था। आज आप खुद मतलब एज़ अ रियलटेक में बात करूँ या एज़ अ कंपनी बात करूँ तो आप खुद से रन कर रहे हैं। आज आप एज़ अ डेवलपर काम कर रहे हैं। तो ये कामयाबी आपको कितने टाइम में मिली? 2010 से हम शुरुआत किए थे, आज से 16 साल हुआ है। जी। 16 साल में कामयाबी में 15 साल लगा, जिसमें से 5 साल जो मेरा हुआ, 5 साल हमने सीखने में बेसिकली इसमें लगाया। 5 साल के बाद कामयाबी जो है सो 10 साल में मिला हमको, जो
हम संतुष्ट हैं अपने आप से, अपने काम से, जो आज हमारे बदौलत 100 आदमी कम से कम, आज 100 आदमी को रोजगार है, 100 आदमी लगे हुए हैं, जी। 100 आदमी को हम रोजगार दे पाए हैं। तो कुछ ये अपने आप में बहुत सोच के खुशी होता है कि जिसके पास ज़ीरो से जो शुरुआत किया हो, जो खाली उसके पास कोई गार्जियन का कोई सब पूँजी नहीं, कोई पैसा नहीं। बिल्कुल। पहले जो लोगों को सुनते थे कि ये हमने ये ज़ीरो से करके ये किया, तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन हाँ। ये संभव है। माने करत-करत अभ्यास सृजन हो, ये है ना, एक जड़मति हो तो जड़मत होय सुजान। सुजान। हाँ। तो अभ्यास करने से कामयाबी मिलेगा। और वन थिंग को आपको कोई एक काम को में आपको उसको एक काम को कोई पकड़ के उस पे आपको पूरा जोर लगाना होगा। पूरा कामयाबी तभी मिलेगा जब आप एक काम को पकड़ के पूरा उसको तन मन से उसको कीजिए, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। पता है सर, आपकी कहानी सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक संघर्ष की कहानी है कि हुँ। आपके पिता नहीं रहे, आपके ऊपर सारी ज़िम्मेवारियाँ आ गई। मुझे ना एक चीज़ समझनी है कि लोग ना पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, है ना? बट संघर्ष के बाद में ना कोई वो 5 साल या वो 10 साल आते हैं ना, जब लगता है कि वो आज तक ज़िंदगी भर की जो मेहनत करी है ना, उसका फल अब हमें मिल रहा है। तो क्या आपकी लाइफ़ का भी वो वाला दौर चल रहा है? देखिए, अभी तो भी हम मानते हैं कि बहुत सा अभी हमको काम करना अभी बाकी जी। है। अभी तो हम एक एक पड़ाव, एक सीढ़ी पार किए हैं। अभी हमको बहुत आगे तक का सफ़र तय करना है। क्योंकि जब हम इसमें काम करते थे, ये करते थे, तो आस-पास के जो हमारे गाँव के जो दोस्त थे, हाँ, हाँ। दोस्त लोग हम पे हँसते थे कि अरे क्या जान दे, ये परेशान रहता है दिन भर, ये वो इधर-उधर। अभी भी जाते हैं तो अपने जो हम गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे दोस्त लोग हैं, अभी भी ताश खेलते हुए मिल जाते हैं हमको। बैठ के अपना ताश खेल रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। उस वहाँ जाते हैं तो एकदम साइलेंटली हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अपने आप को अगर ज्ञान अगर आप किसी को दे रहे हैं ना, ख़ास करके अपने जानने वाले अपने गाँव में, तो लोग को लगेगा कि ये बहुत जानकार बना बना हुआ है। तो वहाँ आप सिंपली सीधा तरह से ये करते हैं, बल्कि उनका सुनते हैं, और जो बोलते हैं उनको सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं-नहीं बस बहुत अच्छा, और बिल्कुल। करके अपना वहाँ से, तो आप अपने जो काम में हैं उस पे अपना मेन फ़ोकस रख के आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने और सबसे बड़ी बात कि ज्ञान कहाँ देना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? मुझे थोड़ा-सा रियल एस्टेट के बारे में हम दोबारा से एक बात करना चाह रही हूँ मैं। मुझे बताइए कि जैसे पटना में यहाँ पे मेट्रो वग़ैरह आएगी, है ना? या मेट्रो का मेट्रो का काम चल रहा है पटना में, हाँ, मेट्रो पटना का का। प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हुँ। उससे क्या फ़र्क पड़ा है मतलब? क्या इम्पैक्ट आया है मेट्रो आने से? मेट्रो ये जितना सुविधा बढ़ेगा, उतना ज़िंदगी आसान होता है। हुँ, जितना सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगा, उतना ही आम लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाता है, सुविधा बढ़ जाता है। हुँ, सुविधा बढ़ जाता है, तो जैसे कि अब एक छोर से दूसरे छोर पे जाने का ये नहीं है कि अब हमको कंकड़बाग में अगर हम काम कर रहे हैं, जी। तो हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंकड़बाग के आस-पास ही रहें। मेट्रो का सुविधा हो जाएगा तो सगुना मोड़ पे भी हम अपना रेंट रह सकते हैं। बाग का रेंट अभी 30,000 ₹35,000 है, थ्री बेच का। सगुना मोड़ पे आपको अभी 15,000 में मिल जाएगा रेंट। तो मेट्रो आने से ये फ़ायदा होगा कि कंकड़बाग, बोरिंग रोड में आदमी काम करने वाला आदमी सगुना मोड़ पे 15,000 रेंट पे रह सकता है। और वो आराम कनेक्टिविटी। से कनेक्टिविटी अपना आ जा सकता है। तो बिल्कुल। ये उसका जो मिडल क्लास है, फैमिली है, उसके लिए बहुत सा राहत हो जाएगा। तो ये जितने सुविधा सरकार द्वारा किया जाता है उसका डायरेक्ट फ़ायदा आम जनता को मिलता है। मैं ना रोजगार के ऊपर थोड़ा-सा आना चाहती हूँ, जैसे योजनाएँ तो बहुत सारी आ गई है, जैसे अभी मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, रिंग रोड की अगर हम बात करें, है ना? पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें हम और अगर हम सैटेलाइट टाउनशिप की भी बात करें, ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं और कुछ वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना? इन सब चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है कि कोई पटना क्यों आएगा या उसके आस-पास के एरिया में क्यों आएगा? क्या वहाँ पे रोजगार भी उतनी ही तेज़ी से आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं? रोज़गार का भी इंडस्ट्रियल ज़ोन
सरकार वहाँ पे बना रही है। चूँकि वहाँ से पटना रोज़गार के मामले में जितना भी ये नया-नया जो भी डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे वहाँ जी। पे टाउनशिप हो बनेगा या जो भी इंडस्ट्रियल हब जहाँ पे सरकार ज़ोन अपना डिसाइड करेगा, वहाँ पे ये सब रोज़गार के अवसर इतने सारे पैदा होंगे, रोज़गार के अवसर कि रोज़गार का कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिहार का माने पलायन भी समझिए कि ये सरकार का डिसीज़न बिहार का पलायन रोकने में भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। बाकी आप हमारी ऑडियंस को चलते-चलते अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आप बताइए कुछ? मैसेज यही है कि इसमें कोई भी आप रियल एस्टेट या कोई भी बिज़नेस में अगर आप आ रहे हैं, तो पेशेंस और धैर्य धैर्य से आइए। जल्दी अमीर बनने का फ़ॉर्मूला मत खोजिए, शॉर्टकट की फेर में मत रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है सो जीवन जो है सो ये संघर्षशील है। जीवन में आपको कोई भी आसान चीज़ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप कोई भी कामयाबी का रास्ता संघर्ष और ये संघर्ष से ही निकलता है, कठिनाई से ही निकलता है। आपके हर कामयाब आदमी के पीछे आप अगर देखिएगा, हर कामयाब इंसान वही है, जो संघर्ष से गुज़रा है। ये नहीं है कि कोई अकस्मात आया और ये सक्सेस हो गया। हर आदमी के जीवन में उतार-चढ़ाव आता है, हर आदमी के जीवन में ये आता है, डाउन फ्लो आता है। उस डाउन फ्लो से जो ऊपर अप कर जाता है, वही जाके लाइफ में अपने कुछ कर पाता है। तो अगर विराट कोहली बनना चाहते हैं, तो आज के विराट कोहली को मत देखिए, उस दिन के विराट कोहली को देखिए जब वो शुरुआत किया था। वो डिसिप्लिन, वो पेशेंस जो कंटिन्यू अभी तक बरकरार है, वो आप देखिए कि उनको फ़ॉलो कीजिए। जो आप बनना चाहते हैं, उनको आप फ़ॉलो कीजिए, वो क्या किए, कैसे किए। विराट कोहली बनना चाहते हैं, तो विराट कोहली का संघर्ष के दिनों को देखिए, शुरुआत के दिनों को देखिए। तेंदुलकर बनना चाहते हैं, तो उनके संघर्ष के दिनों को देखिए, उनके शुरुआत के दिनों को देखिए कि 4 बजे भोर में उठ के फील्ड पे होना, ऐसे ही कोई नहीं तेंदुलकर बनता है। तो ये हर एक फील्ड का जिस फील्ड का आप तेंदुलकर बनना चाहते हैं, उस फील्ड में उसको आप फ़ॉलो कीजिए। उसके आज के को मत देखिए, उसके उस समय को देखिए, उस समय से आप अपने आप को तुलना कीजिए कि उस समय से आकर ये यहाँ तक आ सकते हैं, तो हम भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाला है और ये अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।